दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में सबसे बढ़कर अगर कोई रिश्ता होता है तो वह दोस्ती का रिश्ता होता है। लेकिन दोस्तों ऐसे दोस्त किस्मत वाले को ही मिलते हैं, वरना अक्सर दोस्ती में दगा होते ही देखा गया है। और अगर ऐसे दोस्त मिल जाए जो जिस थाली में खाते हैं और उसी में छेद कर देते हैं तो फिर दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। लेकिन इंसान जैसा सोचता है जिंदगी अक्सर होती नहीं है। तो आज हम एक ऐसी ही घटना के बारे में बात करने वाले हैं। आइए समय बर्बाद न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है नागालैंड की। नागालैंड जो कि हमेशा एक रहस्य बना रहा है। बहुत कम लोग हैं जो नागालैंड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नागालैंड में हमारी भारतीय फौज का एक बेस कैंप होता है जहां पर मेजर अमित द्विवेदी की पोस्टिंग होती है और वो अपनी पत्नी के साथ वहां जाते हैं और वहां रहने लगते हैं। वहीं पर अमित की मुलाकात अपने एक कुलीग से होती है जिनका नाम होता है निखिल हांडा। निखिल भी मेजर ही थे, तो दोनों की जो है दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ इस कदर गहरी होती है कि एक दिन ड्यूटी के बाद अमित निखिल को अपने घर लेकर के चला जाता है। उसे अपने क्वार्टर पर इनवाइट करता है डिनर के लिए। अब जब निखिल अमित के घर जाता है तब उसकी मुलाकात वहां होती है अमित की पत्नी शैलजा से। शैलजा द्विवेदी जो एक बहुत ही खूबसूरत और खुद को वेल मेंटेन रखने वाली औरत होती है और जिन्हें देख करके निखिल की जो है आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि शैलजा थी ही इतनी खूबसूरत जिससे पहली नजर में किसी को भी प्यार हो जाए या कोई भी उसे पसंद करने लग जाए। और बस ये पहली मुलाकात क्या हुई कि निखिल अपना दिल वहीं पे हार बैठता है। निखिल तो यह भी भूल गया कि जिस पर वो लट्टू हुए जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त की पत्नी है। डिनर के बाद निखिल शैलजा के ख्यालों में खोया हुआ अपने घर आता है और फिर से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। लेकिन निखिल को अब अपने कामों में मन नहीं लग रहा था। निखिल का दिल अब कहीं भी नहीं लग रहा था। निखिल अब अक्सर किसी न किसी बहाने अमित के घर जाने लगा था। वो तो बस अब बहाने की तलाश में रहता था कि किसी भी बहाने से अमित के घर जाए और शैलजा की खूबसूरती का दीदार कर सके। इधर शैलजा को भी अब निखिल अच्छा लगने लगा था। उसे भी अब निखिल से बातें करना अच्छा लगने लगा था और दोनों के बीच एक रिश्ता पनपने लगा था। और ये रिश्ता ऐसा कि जिसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ने लगे और एक दिन ऐसा आया कि दोनों के बीच की मर्यादा, दोनों के बीच के शर्म का वो पर्दा, वो सब कुछ भूल करके और दोनों एक अनैतिक संबंध बना लेते। और जब ये एक बार हुआ तो अब बार बार और लगातार होने लगा था। एक बार जब दोनों के बीच का रिश्ता कायम हो जाता है और बस यही सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। अब अमित के पीठ पीछे निखिल और शैलजा जो है वो प्यार का यह घिनौना खेल खेलने लगते हैं। दोस्तों वक्त बीतता है और वक्त बीतते बीतते लगभग 2-2.5 साल का वक्त निकल जाता है। काम इतनी सफाई से चल रहा होता है कि अमित को इस बात की भनक तक नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि आखिर कुछ भी कर लो, ऐसे मामले छुपाए नहीं छुपते। लेकिन मामला यहाँ अभी खुला भी नहीं था और तभी अमित का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। अमित अपनी पत्नी के साथ दिल्ली आ जाता है। अब इन सब भाग दौड़ में शैलजा और निखिल मिल नहीं पाते हैं और दोनों की एक दूसरे के लिए तड़प जो है वो बढ़ने लगती है। अब ये जुदाई जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दोनों को एक दूसरे के ऐसा लत लग गया था, ऐसी आदत पड़ गई थी कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पा रहे थे। अब यहाँ निखिल भी लग जाता है पूरी तरीके से अपने ट्रांसफर दिल्ली करवाने के लिए। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत हाथ पैर मारने के बाद निखिल का ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन वो दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से सटे मेरठ में। तारीख था
23 जून 2023 जब शैलजा अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है। यहाँ अमित शाम को ड्यूटी से जब घर आता है तो शैलजा को घर में ना पाकर थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन शैलजा का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जबकि ये होना तो नहीं चाहिए था। अमित को तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है कि आखिर उसका मोबाइल बंद क्यों है। क्या उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई है या फिर उसका मोबाइल की बैटरी उतर गई है। बहुत सारे बुरे ख्याल भी लगातार उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं और तब अमित यह फैसला करता है कि जो भी हुआ हो वो पता करने का बस एक ही तरीका है और वो चल देता है पुलिस स्टेशन की तरफ। पुलिस स्टेशन जाकर के अमित जो है अपनी सारी बातें बताता है और रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है, और पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है क्योंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो 24 घंटे के बाद ही दर्ज की जाती है। पर हाँ, पुलिस वालों ने एक एप्लीकेशन लिखवा करके अमित से रख लिया और कहा कि अगर कल तक शैलजा घर नहीं आती है तो पुलिस उसकी तलाश जरूर करेगी। अगले दिन यानी 24 जून को दिल्ली पुलिस को दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास एक औरत की लावारिस लाश मिलती है, जिसे पहले नजर में देख करके यही लगता है कि ये हिट एंड रन का केस। चूंकि महिला का फेस बुरी तरीके से कुचल दिया गया था और उसके पास कोई आईडी या कोई पर्स कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वहीं पुलिस जो है आसपास के सभी पुलिस स्टेशन से किसी महिला के गुमशुदा होने की घटना के बारे में जानकारी निकालने लग जाती है। वहीं पुलिस अधिकारियों को यह भी लग रहा था कि कहीं ये सोची समझी कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि महिला के कपड़े देख करके तो यही लग रहा था कि वो कोई अच्छे घर की थी, और अगर वो अच्छे घर से थी तो उसके पास कम से कम मोबाइल या पर्स तो होना ही चाहिए। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, तो कहीं ये घटना चोरी का तो नहीं। पुलिस अब इस एंगल से भी सोच रही थी। तभी पुलिस को अमित के वाइफ की गुमशुदगी का पता चलता है, तो अमित को बॉडी आइडेंटिटी करने के लिए बुला लिया जाता है, जिसे देख करके अमित रोने लगता है और वो बताता है कि वो बॉडी उसके वाइफ की है। पुलिस जो वो कागजी कार्रवाई करने के बाद बॉडी को अमित के हवाले कर देती है। वहीं दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तो जैसा कि पुलिस को पहले से ही शक था कि ये एक्सीडेंट नहीं कुछ और है, और वही आता है रिपोर्ट में भी। रिपोर्ट में क्लियरली लिखा गया था कि उस महिला को पहले गले दबा करके मारने का प्रयास किया गया है और फिर उसके गले पर किसी धारदार हथियार से लगातार वार किया गया था और उसके मर जाने के बाद गाड़ी से कुचल दिया गया था उसके बॉडी को। अब यहाँ से पुलिस अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए अमित को फिर से बुलाती है, अमित से पूछताछ की जाती है। तो अमित जो है वो बताता है कि अभी कुछ दिन पहले ही शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसके पैर में चोट आई थी और उसके बाद से वो लगातार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रही थी और कल भी वो वहां से निकली थी हॉस्पिटल जाने के लिए। पुलिस को जब इतना क्लू मिलता है तो पुलिस तुरंत हॉस्पिटल में जाकर के पहुंचती है, जहां से जांच पड़ताल शुरू की जाती है। तो पता चलता है कि 23 तारीख को शैलजा जो है वो हॉस्पिटल आई ही नहीं थी। पुलिस वहां से सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन अंदर के सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी शैलजा कवर नहीं होती है, लेकिन गेट के सीसीटीवी पर शैलजा को देखा गया था और वहीं से इस केस के पत्ते खुलने शुरू होते हैं। क्योंकि शैलजा जो है हॉस्पिटल के गेट पर खड़ी कुछ देर इंतजार कर रही थी, वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आई थी। कुछ देर के बाद वहां पर एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार आकर के पहुंचती है और उसमें से एक व्यक्ति उतरता है। कुछ देर वहां पर शैलजा उससे बात करती है और उसके बाद उस व्यक्ति के साथ कार में बैठ करके निकल जाती है। अब वो व्यक्ति कौन था, ये पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, पर पुलिस के पास अब उसके कार के नंबर थे। जब कार के नंबर की जांच की जाती है तो निखिल हांडा का नाम सामने आता है। पुलिस जो है फिर से अमित को थाने बुलाती है और उससे सारी जानकारी शेयर की जाती है और उसे बताया जाता है निखिल के बारे में, उसकी
फोटो उसे दिखाई जाती है, जिसे देख करके निखिल जो है वो आग बबूला हो जाता है। अमित कहता है कि सर, मेरी पत्नी को निखिल ने ही मारा है, मैं 100% कंफर्म हूं। अगर इसका नाम निकल करके सामने आ रहा है, इसका मतलब है कि निखिल ही वो है जिसने मेरी पत्नी को मारा। और जब पुलिस अमित से पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी पत्नी का कत्ल निखिल ने ही किया है, तो अमित जो कहानी बताता है वो कुछ इस प्रकार से निकल करके सामने आती है कि जब इसकी ट्रांसफर हो चुकी थी दिल्ली, और जब दिल्ली आकर के निखिल और शैलजा जो थे वो दूर हो चुके थे, एक दिन जब अमित ड्यूटी से घर जल्दी लौट करके आ जाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी वीडियो कॉल पर किसी से बातें कर रही होती है। और वो बात क्या कर रही थी, वो दोनों अश्लील कांड कर रहे थे। वो किसी और के साथ नहीं बल्कि निखिल के साथ कर रही थी। और आज अमित ने अपनी पत्नी शैलजा को निखिल के साथ ऑनलाइन अश्लील कांड करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। और जब पकड़ लेता है तो वो काफी आग बबूला होता है और जम करके क्लास लगा देता है शैलजा की। यहाँ तक कि वो शैलजा को लास्ट वार्निंग दे देता है कि अगर आज के बाद उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे छोड़ देगा। इसके बाद से शैलजा जो है निखिल से अपने सारे संपर्क तोड़ लेती है, ऐसा अमित बताता है। लेकिन सच क्या था, क्या सच में उसने अपने सारे संपर्क, सारे रिश्ते तोड़ लिए थे? और अगर सारे संपर्क तोड़ लिए थे तो फिर निखिल ने शैलजा को मारा क्यों? जब पता चलता है कि निखिल जो है वो मेरठ बेस कैंप में ड्यूटी करता है, तुरंत मेरठ पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस जाती है और निखिल को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले तो निखिल कुछ बताना नहीं चाह रहा था, वो बता ही नहीं रहा था। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, जब उसे लगभग 3rd डिग्री दिया गया तो निखिल टूट जाता है। और उसके बाद उसने जो कहानी सुनाई उसे सुन करके सभी के होश उड़ जाते हैं। निखिल ने बताया कि पहले ही दिन जब अमित उसे अपने घर लेकर के गया था, उसी दिन से वो शैलजा पे मर मिटा था। और शैलजा भी एक तरह से उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। फिर दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। और जब भी अमित घर पे नहीं होता था तो निखिल शैलजा के पास चला जाता था और उससे मिलता था। इसी बीच अमित का जो है ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है, और जिसके वजह से ये दोनों मिल नहीं पाते हैं। तो फिर वो दोनों वीडियो कॉल पर बातें कर रहे थे और इसी बीच में अमित शैलजा को पकड़ लेता है और उसकी क्लास लगा देता है। अब शैलजा जो है अपने परिवार को तबाह होने नहीं देना चाह रही थी। वो अपने वैवाहिक जीवन को बर्बाद नहीं होते देखना चाह रही थी। ऐसा उसे जब महसूस होता है तो वो कान पकड़ लेती है और वो ठान लेती है अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब वो अपने पति के साथ धोखा नहीं करेगी। वो अपने पति से माफी मांग लेती है और वादा करती है कि ऐसा वो फिर कभी नहीं करेगी। और इसीलिए निखिल को वो साफ साफ कह देती कि आज के बाद कुछ नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद ये हम लोगों का रिश्ता खत्म। निखिल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शैलजा जो थी वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रही थी। और 23 जून के दिन निखिल उससे बात करता है और उसे एक आखिरी बार मिलने के लिए वो उसे कन्विंस कर लेता है। फिर शैलजा उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। और दोस्तों यहीं पर शैलजा गलती कर बैठती है, और ये गलती उसकी सबसे बड़ी गलती थी। शैलजा ने उसे बताया कि वो हॉस्पिटल आ रही है और तुम भी वहीं आ जाओ, हम वहीं पे मिल लेंगे। जहां से निखिल उसे अपने कार में लेकर के जाता है। कार में निखिल उसके सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अमित को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। जिसे सुनकर के शैलजा गुस्सा हो जाती और कहते तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरा एक 6 साल का बेटा है, मैं अपने पति और अब बेटे को नहीं छोड़ सकती, ऊपर से तुम भी शादीशुदा हो,
तुम अपने जीवन में खुश रहो, मुझे अपने जीवन में खुश रहने दो। हम दोनों से जो गलती हुई उसे अब खत्म कर देना ही अच्छा है। लेकिन निखिल मानने को तैयार नहीं था, और जब दोनों के बीच बहस होती है और बहस जब लड़ाई का रूप ले लेती, और इसी गुस्से की हालत में निखिल जो है वो शैलजा का गला दबाने लगता है, उसे मारने की कोशिश करता है। निखिल जब इसमें कामयाब नहीं होता है तो डैशबोर्ड में रखा हुआ चाकू, जो कि पहले से ही वो साथ लेकर के आया था, निखिल पक्का इरादा करके आया था कि आज शैलजा या तो मेरी या फिर किसी और की नहीं। वो डैशबोर्ड से वो चाकू निकालता है और लगातार शैलजा के गले पर वार करने लगता है, उसे ताबड़तोड़ चाकुओं से मारने लगता है। और उसके बाद जब वो कंफर्म हो जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, तो शैलजा की बॉडी को मेट्रो स्टेशन के पास एक सुनसान जगह देखकर उसे रास्ते पे डाल देता है, और उसके ऊपर से एक बार नहीं कई बार लगातार वो कार चढ़ाता है। वो ये सुनिश्चित कर लेना चाह रहा था कि इसकी शिनाख्त ना हो पाए, और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, दोगलापन और विश्वासघात कितने खतरनाक नतीजे दे सकते हैं, ये कहानी उसी का जीता जागता सबूत है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में इंसान हालातों से मजबूर होता है, या उसकी फितरत ही खतरनाक होती है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये केस रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही सच्चे क्राइम स्टोरी के लिए हमारे चैनल द साइलेंट किलर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।